Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we will continue our last topic that was consist of process costing, in which we were discussing about the losses, uh, in which two type of losses were discussed. One is called normal loss and another is called abnormal loss. We have studied different methods of normal loss and abnormal loss and adjustment process. I have assigned you test your understanding 3 for your understanding. I hope this question will be solved by you, but now I am also going to solve this question for your easiness. ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस सवाल के अंदर ये बहुत जबरदस्त सवाल है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दो किस्म के लॉसेस हैं, दोनों के दोनों इस सवाल में डिस्कस किए गए हैं। हम ये देखेंगे कि दोनों किस्म के लॉसेस को एक ही सवाल के अंदर किस तरह एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से जो है ना हम इसको क्वेश्चन में प्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं डाटा क्या है, फिर उसके मुताबिक उसको सॉल्व करते हैं। अपेरेंटली क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि हमें तीन किस्म के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक है प्रोसेस अकाउंट, दूसरा है एबनॉर्मल लॉस एंड गेन अकाउंट और तीसरा है स्क्रैप अकाउंट। ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो डाटा दिया गया है वो ये है कि डिपार्टमेंट वन कह लें या प्रोसेस वन कह लें, उसने कुछ काम मुकम्मल करके प्रोसेस टू को भेजा है। ठीक है। तो जिस वक्त कोई भी डिपार्टमेंट काम मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज देता है, तो जो अगला डिपार्टमेंट होता है उसको जिस वक्त अपने प्रोसेस अकाउंट में राइट डाउन करता है, तो कुछ इस तरह के लफ्ज लिखता है कि ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। जब कभी भी करंट डिपार्टमेंट अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से कोई भी चीज या कोई भी आउटपुट वसूल करता है या रिसीव करता है, तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किन लफ्जों के साथ लिखता है? ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन। ठीक है। और इसी तरीके से हमें जब कहा जाएगा कि प्रोसेस वन से कुछ जो है ना वो आपने इनपुट लिया है, फर्दर उसको प्रोसेस करेंगे, और फिर इसका मतलब ये है कि करंट डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? प्रोसेस टू होगा। ठीक है। तो हमने प्रोसेस टू में बैठ करके हमने प्रोसेस टू अकाउंट बनाना है। साथ ही हमने उसके साथ एबनॉर्मल लॉस एंड गेन का अकाउंट भी बनाना है और एक स्क्रैप अकाउंट भी बनाना है। ये हमने लास्ट अपने सेशन में डिस्कस कर लिया था कि स्क्रैप क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है। ठीक है। अगर नॉर्मल लॉस को अगर बेच दिया जाए तो उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। आज हम इसको एक एक्सपर्ट के तौर पर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि पिछली जो अंडरस्टैंडिंग है उनको हम अकाउंट फॉर कर सकें। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो जो ना प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। और प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिहाज से अकाउंट का जो टाइटल होगा वो क्या होगा? प्रोसेस टू अकाउंट। क्योंकि हम इस वक्त प्रोसेस टू में बैठे हुए हैं, तो प्रोसेस टू जब बनाएंगे तो वो फिर उसका नाम भी प्रोसेस टू अकाउंट ही कहलाएगा। मैं इसके कॉलम एक दफा बना लेता हूँ, फिर आपको मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा याद भी आ जाएगा कि हमने इसके जो नाम है वो क्या रखने हैं। ये वाला कॉलम तो डिटेल का होगा। ठीक है। डिटेल का कॉलम। और ये के चीज का कॉलम होगा। और ये डॉलर साइन का कॉलम होगा, इसमें अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। और ये साइड अब डेबिट साइड पूरी हो जाएगी। ये डेबिट साइड की जितनी भी चीजें हैं हमने मुकम्मल कर ली। अब ये क्रेडिट साइड होगी।
क्रेडिट साइड में भी यही चीजें रिपीट हो जाएंगी, ये डिटेल का कॉलम होगा। ठीक है। ये केजीज का कॉलम होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा है कि केजीज में जो है वो यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन प्रोसेस टू W&B लिमिटेड हैव इनिशिएटेड अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। दिस इंस्पेक्शन टेक प्लेस बिफोर एनी न्यू इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू द प्रोसेस टू। द इंस्पेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ नॉर्मल लॉस ऑफ 5% ऑफ द इनपुट। वो कहता है कि जी 5% जो है वो नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है। और किसका नॉर्मल लॉस का? वो यूनिट्स जो कि प्रोसेस वन से वसूल किए थे, उसके ऊपर 5% जो है वो नॉर्मल लॉस होने का खदशा है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, जितने भी केजीज हमने प्रोसेस वन से रिसीव किए हैं उसके ऊपर हमने 5% लगाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। दीज लॉसेज आर सोल्ड एज एनिमल फोडर। एनिमल फोडर जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि जानवरों के खाने के लिए जो है ना वो खाने के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो जो ये हमारे से नॉर्मल लॉस की सूरत में हमारे लिए तो वो नुकसान होगा, लेकिन किसी के लिए इस्तेमाल की चीज होगी। तो जब वो खरीद लेंगे तो हमें उसके पैसे कितने देंगे? 1 केजी के बदले में $1 देंगे। ठीक है। तो जितना भी नुकसान होगा हमें $1 के हिसाब से वो पेमेंट कर देंगे, और हम उस पेमेंट को वसूल कर लेंगे, और वसूल करके उसको हम स्क्रैप अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, मजीद पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉर प्रोसेस टू फॉर द पीरियड जस्ट एंडेड। वो कहते हैं कि जी प्रोसेस टू के लिहाज से ये डाटा जो है वो आपके काम आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोसेस वन से कितना हुआ, कितना मिला। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन। प्रोसेस P1 लिख रहा हूं मैं। ठीक है। प्रोसेस वन से कितने मिले हैं? थोड़ा सा इसको, कितने केजी मिले हैं? 500 केजी मिले हैं। ठीक है। मैं एक दफा दोबारा आपको बता देता हूं कि इस वक्त हम प्रोसेस टू में बैठे हुए हैं, और प्रोसेस टू में बैठ करके काम कर रहे हैं। और हमने प्रोसेस टू में बैठ के जब काम करना है, तो इसके लिए जो इनपुट वसूल करेंगे या इनपुट रिसीव करेंगे, वो कहाँ से रिसीव करेंगे? प्रोसेस वन से रिसीव करेंगे। और प्रोसेस वन ने 500 केजी जो है ना वो भिजवाया है, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? $750 है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि अगर मैं कहूं आपको कि ये प्रोसेस टू के लिए 500 केजी इनपुट है, तो ये बेजाना होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि एडिशनल मटेरियल जो लगाया है, एडिशनल मटेरियल, मैं एडिशनल मटेरियल को शॉर्ट करके लिख रहा हूं ऐड मटेरियल। ठीक है। आप इसको मुकम्मल लिख लीजिएगा, मैं इसको सिर्फ ऐड मटेरियल लिख रहा हूं। बेसिकली ये एडिशनल मटेरियल है, और वो कितना है? 300 केजी है। ठीक है। और कितने का है एडिशनल मटेरियल? वो ₹300 का है। ठीक है। चलिए। अच्छा जी, और लेबर और ओवरहेड कितने कितने हैं? अच्छा, हाँ जी, लेबर जो है वो 800 है। लेबर कॉस्ट वो कितनी है? 800। अच्छा, ये लेबर के सामने जो है वो लिखा हुआ है 200 आवर्स। ये 200 आवर्स हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करना, क्योंकि हमारे कॉलम का नाम यहाँ पर केजी है। तो जो जो चीजें केजी में होंगी सिर्फ उसकी ही फिगर को हम मेंशन करेंगे। जो भी कोई केजी के अलावा अगर कोई फिगर लिखी हुई तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से एफ कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो कितनी है हमारे क्वेश्चन के अंदर? वो है हमारे पास 500। 500 है। ठीक है। और ये टोटल कितनी कॉस्ट हो जाएगी? $2350।
प्रोसेस टू में बैठ के हमने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं? $2350। ठीक है। अब मैं ये केजीज का भी टोटल कर देता हूँ। केजीज कितनी है? 800 केजी। ठीक है। ये तो बेसिकली ये सारे का सारा डाटा है। हमने जितनी भी डेबिट साइड पे चीजें लिखी हैं, ये सारे का सारा डाटा है। ये कोई भी चीज हमने कोई भी चीज सॉल्व नहीं की फिलहाल। ठीक है। अब मैं क्रेडिट साइड पे जाता हूँ। क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है कि हमने एक्चुअली तौर पर कितनी आउटपुट की है? 755 केजी की है। ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। वो कितना है? 755 केजी। ठीक है। और ये जो 755 केजी है, इसकी जब अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी तो अमाउंट को कैलकुलेट करने से पहले हमें पहले सबसे पहले एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी हम इसकी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का फार्मूला आपको याद होगा कि टोटल कॉस्ट, जो पैसे खर्च कर दिए हैं, टोटल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है। डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव्ड इन। और यूनिट रिसीव्ड कितने हैं? 8 यूनिट्स। टोटल यूनिट्स कितने हैं? यहां पर मेरे पास डाटा लिखा हुआ है। आप 800 यूनिट रिसीव किया। यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस। अब इसको हम पुट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट है 2350। ठीक है। और ये फिगर कहाँ से ली है? मैंने अकाउंट से ली है। माइनस नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है? देखें, हमें जो नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है ना, वो नॉर्मल लॉस इस तरह कैलकुलेट करने में, बल्कि यहां पर नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट कर रहे थे। नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 500 यूनिट्स जो पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए हैं, 500, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5% के साथ, तो आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा 25 केजी। 25 केजी आपका ये नुकसान है, नॉर्मल लॉस है। और जब के 25 केजी नुकसान हुआ, तो जब इसको हमने कहीं पे बेचने की कोशिश की, तो जिसने हमारे से खरीदा, उसने हमारे से कितने का खरीदा? $1 का खरीदा। 25 ज़रब 1 कर देंगे। 1 केजी की कीमत कितनी? $1 दी है उसने, तो टोटल कितने पैसे वसूल हो जाएंगे? $25 हमारी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 25 पुट कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। कितने टोटल यूनिट्स कितने हैं? 800। 800 में से 25 माइनस करें, क्योंकि ये 25 ही केजी है। ठीक है। मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। अ, एक मिनट चले। 2350 -25 डिवाइडेड बाई 775, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 3। ये कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 3 पर केजी। 3 पर केजी ये कॉस्ट आ जाएगी। अब आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है? 3। आप भी कैलकुलेट कर लें। अच्छा, जब हम लिखेंगे ना ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो 755 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 755, 2265 आ जाएगा। ठीक है। 2265।
65। ठीक हो गया। अब देखें, यहां पर हमने एक और भी चीज मेंशन करनी है, नॉर्मल लॉस भी मेंशन करना है। ठीक है, नॉर्मल लॉस केजीज में कितना है, 25 केजी, और कितने का बिक गया है, 25 का ही बिक गया है, 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो कितनी थी, 775। आपको याद होगा, मैंने जब एक दफा थ्योरी में ये बात बताने की कोशिश की थी कि जब हम नॉर्मल लॉस को अपनी इनपुट में से माइनस करते हैं, और इनपुट कितनी है हमारी, 800 यूनिट, उसमें से नॉर्मल लॉस हुआ है 25 यूनिट या 25 केजी, तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी हुई, 775। ठीक है। और अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से भी कम हो जाएगी, तो जितनी कम होगी उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। The difference between expected output and the actual output is called abnormal loss or gain. If the expected output is greater than the actual output, the result is called abnormal loss. And if the actual output is greater than the expected output, the result will be called एबनॉर्मल गेन। तो इस केस में हमारे पास जो है वो हमारी एक्चुअल आउटपुट कम है और एक्सपेक्टेड आउटपुट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमें कम प्रोडक्शन मिली है, और जब कम प्रोडक्शन मिली है तो फिर और नुकसान हो गया। और कितना नुकसान हुआ, हमें हमें 20 केजी का मजीद नुकसान हो गया। तो जो 20 केजी का मजीद नुकसान हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। मैं यहां पर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके भी दे देता हूं। आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी है, 775, और आपकी एक्चुअल आउटपुट कितनी है, 755। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन से भी कम जो है वो अच्छा जी। तो हमारी जो एक्चुअल आउटपुट है वो 755 केजी है, और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 775 केजी है। तो इसका मतलब कम प्रोडक्शन हुई है, तो 20 केजी प्रोडक्शन कम हुई है, लिहाजा वो आपकी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस को भी हम बेचेंगे, और उसके बदले में भी हमें कितने पैसे मिलेंगे, हर केजी के बदले में $1 मिलेगा। तो वो भी कितने पैसे मिलेंगे, 20 × 1, तो ये हो जाएगा $20। ठीक है। अब देखिए, हमें नॉर्मल लॉस को भी बेचने से कितने पैसे वसूल होंगे, $25। और एबनॉर्मल लॉस को भी बेचने से कितने जो है ना वो पैसे वसूल होंगे, $20। तो टोटल कितने पैसे वसूल होंगे, $45 जो है ना हमें वसूल होंगे। अब हम ये जो नुकसान हुआ है इसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं, और जो इसके अंदर एंट्री मुकम्मल करनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखें कि जब नॉर्मल लॉस होगा तो एंट्री पास करेंगे, नॉर्मल लॉस डेबिट $25। ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस जो है वो आपका टोटल $60 खर्च नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है आपको कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसके यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ। आपकी जो क्वेश्चन के अंदर जो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की है अभी हमने थोड़ी देर पहले, वो कितनी कैलकुलेट की है, $3 की है। तो टोटल 20 केजी नुकसान हुआ है, 20 केजी की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 × 3, तो $60 जो है ना वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लॉस कितना नुकसान हुआ, $25, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, $60। ठीक है। और ये दोनों के दोनों नुकसान जो है वो हमने क्रेडिट किसको करना है, प्रोसेस प्रोसेस टू को करना है। क्या करेंगे, प्रोसेस टू को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जो नुकसान हो गया उसकी हमने ये एंट्री पास कर ली। अब ये प्रोसेस टू क्रेडिट करने का मतलब है कि हम प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूं। देखें, ये देखें, यही हम बना रहे थे ना कि 25 केजी जो है ना नॉर्मल लॉस है, और 25 ही उसकी कीमत है, 755 केजी उसकी जो है ना वो कॉस्ट कितनी है, 2265। और जो एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे वो 20 × 3 करेंगे तो 60 केजी आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हमारा प्रोसेस टू अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा। अब हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम क्या है,
एबनॉर्मल गेन एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल गेन एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसी इसी एंट्री के जरिए ही हम बनाएंगे। देखिए, एबनॉर्मल लॉस जो है वो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब 60 जो है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें जरा, 60 डेबिट साइड पे, ये देखें जो 60 रुपए है डेबिट साइड पे है, लेकिन उसकी वजह क्या बनी है, प्रोसेस टू अकाउंट बना है। ठीक है, अब देखें कि ये जो प्रोसेस टू के जरिए हमने $60 जो है ना वो लिखे थे, अब इसको बेचने के बदले में कितने पैसे मिलेंगे, $20 मिलेंगे। तो हमने एंट्री क्या पास करनी है, स्क्रैप अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ₹40। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस क्रेडिट करेंगे 25 से और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट करेंगे 60 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वक्त अपनी स्क्रैप वैल्यू दोनों की बुक कर ली है। नॉर्मल लॉस से कितने पैसे मिलने हैं, 25, एबनॉर्मल लॉस से कितने पैसे मिलने हैं, 20। तो टोटल कितने पैसे हो गए, 45। तो स्क्रैप अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे, 45 से। तो और देखें, हमारा टोटल नुकसान हुआ है एबनॉर्मल लॉस का $60, लेकिन उसके बदले में कितने पैसे मिल रहे हैं, $20। तो बाकी $40 जो है वो नहीं मिलेंगे। जो पैसे नहीं मिल रहे होते उसको एक्चुअल लॉस कंसिडर किया जाता है, और एक्चुअल लॉस को कंसिडर करने के लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू कितनी, 25, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की टोटल वैल्यू कितनी है, 60। इस तरह एक दफा हमने एबनॉर्मल लॉस को डेबिट किया है, एक दफा एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर दिया। इस तरह ये अब आपका एबनॉर्मल लॉस का खाता क्लोज हो गया। ठीक है, अब देखें कि हमें टोटल पैसे कितने मिलेंगे, स्क्रैप को बेचने से कितने पैसे मिलेंगे, 25 रुपए नॉर्मल लॉस के और 20 रुपए नॉर्मल लॉस के। कैश को डेबिट कर देंगे 45 से और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 45 से। ठीक है, अब इन्हीं एंट्रीज के जरिए ही आप जो है वो एबनॉर्मल गेन एंड लॉस का अकाउंट भी बनाएंगे और स्क्रैप का अकाउंट भी बनाएंगे। मैं थोड़ा सा मजीद आपको समझा देता हूँ। देखें, जो दूसरी एंट्री है, स्क्रैप अकाउंट डेबिट 45 और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 40, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। देखिए, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट है, तो देखिए एबनॉर्मल लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 40, और नाम क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब देखें, इस तरह ये जो एबनॉर्मल गेन एंड लॉसेस का जो खाता है ये मुकम्मल हो गया है। अब हम स्क्रैप अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए, स्क्रैप अकाउंट डेबिट है कितने से, 45 से, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 45। देखिए कैसे लिख रहे हैं, 25 और 20 दोनों मिला के। ठीक है, ये दोनों जो है ना वो 45 रुपए से डेबिट हो जाएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 45। ये देखें, स्क्रैप डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या बन रही है, नॉर्मल लॉस 25 रुपए और एबनॉर्मल लॉस कितना है, 20 रुपए। ठीक है, अच्छा, अब देखें हमें 45 रुपए मिल भी गए हैं, तो हम एंट्री क्या पास कर रहे थे, कैश डेबिट कर रहे थे और स्क्रैप क्रेडिट कर रहे थे। स्क्रैप क्रेडिट करने का मतलब है कि क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 45 और उसका अपोजिट क्या लिखेंगे, कैश। ठीक है, इस तरह हमारा जो है ना वो स्क्रैप अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा। चले जी, ये तो हो गया आपका सवाल मुकम्मल। अब हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, इस टॉपिक में वर्क इन प्रोसेस से क्या मुराद है, वर्क इन प्रोसेस से मुराद ये है कि जिस वक्त कंपनी प्रोडक्शन कर रही होती है, तो प्रोडक्शन करने के दौरान क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल हो जाता है। अकाउंटिंग पीरियड से क्या मुराद है कि अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, एक 12 महीने का एक पीरियड होता है जिसको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं या अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अगर अकाउंटिंग पीरियड जो है वो मुकम्मल पहले हो जाए और प्रोडक्शन ना मुकम्मल हो, तो जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल होता है उस दिन जो नामुकम्मल प्रोडक्शन होती है, नामुकम्मल प्रोडक्शन को हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी और आज साल का आखिरी दिन है। फॉर एग्जांपल, साल का आखिरी दिन हमारा 31 दिसंबर है। आज 31 दिसंबर है और अभी प्रोडक्शन चल रही थी, अभी प्रोडक्शन मुकम्मल नहीं हुई थी, जो ऑर्डर हमने बना रहे थे वो नामुकम्मल थे। तो आज के दिन जो नामुकम्मल काम है, नामुकम्मल काम को हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस साल के आखिर में जो है वो अगर होगा तो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। अगले दिन जब अगले साल के पहले दिन जिस वक्त काम स्टार्ट करेंगे, तो वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। आज के सेशन के अंदर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिहाज से कुछ चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को प्रोसेस अकाउंट में किस तरह अकाउंट फाक करते हैं। तो देख लेते हैं, ये थोड़ी सी थ्योरी है। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये आपको जहाँ से भी मिल जाएंगी, आप अपने तौर पर इसको भी रीड कर लीजिएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है ना आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी है
कि अगर आपके सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जितने पैसे हमने आज तक जितनी प्रोडक्शन की है, उसके ऊपर जितने आज पैसे खर्च हो गए हैं, सिर्फ उतने ही कंसिडर किए जाएंगे। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन स्टार्ट की, उसके 100 यूनिट से प्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है। अब वो जो 100 यूनिट से प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो उसके ऊपर मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी, एफओएच भी लगेगा, ठीक है। अब वो हम ये देख रहे हैं कि जो हमने 100 यूनिट से काम स्टार्ट किया था, उसमें से 80 यूनिट्स मुकम्मल हो गए हैं। तो 80 यूनिट्स जो मुकम्मल हो गए हैं, उस 80 यूनिट्स के ऊपर सारी की सारी कॉस्ट हमने लेनी है। मतलब मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेना है और एफएच भी लेने हैं। उन 80 यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? फुल्ली वर्कड यूनिट। उसको क्या हम क्या कहेंगे? 100 में से 80 यूनिट्स हर लिहाज से मुकम्मल हो गए हैं, तो उन 80 को क्या कहेंगे? फुल्ली वर्क यूनिट। उसमें से 20 यूनिट जो हैं वो अभी तक नामुकम्मल हैं। नामुकम्मल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने उसके ऊपर जितना मटेरियल लगाना था लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो 20 यूनिट हैं उनके ऊपर मटेरियल सारा लग गया है, इसलिए इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 20 ही होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको कि लेबर और एफएच जो है वो भी नामुकम्मल थी, तो वो नामुकम्मल कैसे थी? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जी 20 यूनिट्स के ऊपर 20 यूनिट्स के ऊपर मसलन 60% जो लेबर लगी है, वो सिर्फ और बाकी 40 यूनिट्स के ऊपर लेबर, 40% यूनिट्स के ऊपर लेबर नहीं लगी। तो जिनके ऊपर लेबर नहीं लगी उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स पे कंसिडर नहीं करेंगे, और जितनी कॉस्ट लगी है उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स पे कंसिडर करेंगे। ये थोड़ी सी जो है वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको जिस वक्त न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं इसको आपको मजीद जो है वो अच्छे तरीके से और भी बता दूंगा। अभी फिलहाल इतना ही आप सेम रखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके जरिए ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है। वो कहता है कि जी एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस वन। प्रोसेस वन के अंदर बैठ करके उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया, ठीक है। और प्रोसेस वन के अंदर उन्होंने कितनी कॉस्ट अदा की, उस पीरियड में कितनी कॉस्ट अदा की? $4,440 अदा की, ठीक है। और इनपुट क्या है? 800 यूनिट से काम स्टार्ट किया है, ठीक है। और आपकी कितने यूनिट स्टार्ट हुए हैं? 800 यूनिट। 800 यूनिट के ऊपर कितने पैसे खर्च किए? 4,440। और आउटपुट कितनी निकली है? 600 यूनिट्स। अब देख लें जरा कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट देख लें कि 800 यूनिट से काम स्टार्ट किया, उसमें से 600 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल हो गए। हर लिहाज से मुकम्मल से क्या मुराद है? उसके ऊपर जितना मटेरियल लगना था लग गया, लेबर लगनी थी लग गई, एफओएच लगने थे लग गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर लिहाज से मुकम्मल है, इसलिए फिर उसने लफ्ज लिखे हुए हैं फुल्ली वर्कड यूनिट्स, ठीक है। अब 800 में से 600 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल है, तो फिर बाकी 200 किधर गए? तो वो जो बाकी 200 हैं वो नामुकम्मल हैं, और नामुकम्मल को क्या कहेंगे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और ये देखिए, ये 200 यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और वो देखिए साथ लिख भी रहा है कि 70% कंप्लीट है। 70% कंप्लीट का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो 200 यूनिट्स हैं उनके ऊपर मटेरियल भी 70% लगा है, लेबर भी 70% लगी है, और एफओएच भी 70% लगी है। ये बात याद रखें कि जब कभी भी अब आप ये पूछेंगे कि आप कैसे बता सकते हैं कि मटेरियल भी, लेबर भी और एफओएच तीनों की तीनों 70% लगे हैं, तो ये बात जेहन में रख लें कि जब लफ्ज कंप्लीट लिखा होता है तो कंप्लीट का मतलब ये होता है, और उसके साथ कोई भी चीज मेंशन नहीं की हुई, ना मटेरियल को मेंशन किया, ना लेबर को मेंशन किया, ना एफओएच को मेंशन किया, सिर्फ यही लफ्ज लिखा है कि 70% कंप्लीट। इसका मतलब है कि हर चीज जो है वो 70% के लिहाज से ना मुकम्मल है, और बाकी 30% क्या है? नामुकम्मल है। तो नामुकम्मल का मतलब क्या है कि अभी इतने पैसे और लगने हैं। मटेरियल के भी 30% लगने हैं, लेबर के भी 30% और लगने हैं, और एफओएच के भी 30% और पैसे लगने हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि देयर वाज नो प्रोसेस लॉसेस। इस सवाल के अंदर जो है वो लॉसेस का जिक्र नहीं किया हुआ, लिहाजा हमारे सवाल में लॉसेस अकाउंट फॉर नहीं।
क्या कह रहा है? वो कहता है कि जी प्रोड्यूस द प्रोसेस अकाउंट, वो कहता है कि प्रोसेस अकाउंट बनाए। ये बात याद रखें कि जब कभी भी आपके सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाली बात आ जाए, तो उसके लिहाज से हमें एक नई स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ ई यूज। ई यूज का मतलब क्या होता है? ई से इक्विवेलेंट और यू से यूनिट्स। तो लफ्ज क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक हो गया? तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि जब कभी भी सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाला पॉइंट आ जाए, तो फिर हमें एक नई स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है, एक एडिशनल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स। और अब देखें इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। पहले कॉलम का नाम, इस कॉलम का नाम वैसे यहां पर लिख सकते हैं हम डिटेल। यहां पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लिख सकते हैं डिटेल। तो पहला कॉलम किस चीज का होगा? डिटेल का। दूसरा कॉलम किस चीज का होगा? फिजिकल यूनिट्स का। तीसरा कॉलम होगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का। और चौथा कॉलम होगा ई यूज का। अब देखें फुल्ली वर्क यूनिट लिखा हुआ है पहले। डिटेल के कॉलम में पहले पहली चीज क्या लिखी है? फुल्ली वर्क यूनिट। तो यहां से देखें तो हमारे कितने यूनिट्स जो फुल्ली वर्कड हैं? वो 600 यूनिट हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 600 यूनिट्स यहां पे लिख देंगे। ठीक है। और 600 यूनिट चूंकि फुल्ली वर्कड है, तो फुल्ली वर्क के लिहाज से आपने हमेशा ये समझना है कि वो 100% मुकम्मल है। वो कितने परसेंट मुकम्मल है? 100% मुकम्मल है। तो 600 को मल्टीप्लाई करते हैं 100% के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 600 ही आ जाएगा। ठीक है। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है ये देखेंगे। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 200 यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, तो 200 यूनिट को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर देखें कि उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 70% लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम 70% लिख देंगे। ठीक है। अब 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 70% के साथ, तो आंसर आ जाता है 140। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 में से 140 यूनिट्स के ऊपर पैसे लगे हैं, 200 यूनिट्स में से 60 यूनिट के ऊपर पैसे जो है वो नहीं लगे। और फिर मजीद सुने, 200 यूनिट्स के ऊपर 70% पैसे खर्च हुए हैं, 30% पैसे खर्च नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये वो यूनिट्स हैं जिनके ऊपर जितने पैसे लग चुके हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स कहेंगे। ये वो यूनिट्स हैं जिनके ऊपर पैसे लग चुके हैं, उनको इक्विवेलेंट यूनिट्स कहेंगे। और जिनके ऊपर पैसे नहीं लगे, उसको हम अभी ना अकाउंट फॉर करेंगे, ना ही कहीं पर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल यूनिट्स कितने थे? 600 जमा 200, 800 यूनिट थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल कितना लिखेंगे? 800। और यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स का टोटल कितना हो जाएगा? 740 हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया। 800 में से 740 रुपए यूनिट्स के ऊपर जो है वो पैसे खर्च हुए हैं। 800 में से 60 यूनिट के ऊपर पैसे अभी खर्च नहीं हुए। ये वही पैसे हैं जो कि 30% जो है वो पैसे अभी खर्च होने हैं। ये देखिए जरा, ये 70% लिखा हुआ है कि इतने पैसे खर्च हो गए हैं, बाकी नहीं हुए। चलिए, ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको चलिए इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है? इसी 740 यूनिट को यूज करते हुए एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जब कभी भी आपके सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पॉइंट आ जाए, तो फिर एवरेज कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल ई यूज। टोटल ई यूज। अच्छा जी। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4440। और ई यूज कितने हैं? 740। तो 4440 को 740 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 6 पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? $6।
ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। और यही एवरेज कॉस्ट आपकी मजीद जिस वक्त हम प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर यूज होगी। जरा देखें इसको। देखिए, हमारे पास प्रोसेस अकाउंट बना हुआ है। प्रोसेस अकाउंट में हमने कितने यूनिट्स लेने हैं? 800 यूनिट्स लेने हैं। इसी से काम स्टार्ट किया था। और कितने पैसे खर्च किए थे? $4440 खर्च किए थे, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको टोटल भी कर लेते हैं, ये 800 हो जाएगा। और ये 4440 हो जाएगा। और ये देखिए कि ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, यहां तक ये वाली बात, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए 800 में से हमने 600 यूनिट जो है वो मुकम्मल कर लिए थे। मुकम्मल करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए होंगे। तो फिर इसका मतलब ये कि नेक्स्ट प्रोसेस को कितने यूनिट भेजिए? 800 में से 600 यूनिट भेजिए। और 800 में से 600 यूनिट जो भेजे हैं, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6 को ज़रब देंगे 6 के साथ, तो 3600 की कॉस्ट जो है वो हमने अगले डिपार्टमेंट को भेज दी है। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये 3600 कैसे आया? 600 यूनिट की कॉस्ट को 6 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। यूनिट्स जो नामुकम्मल हैं वो कितने हैं? 200 यूनिट्स। ठीक है, ये बात याद रख लें, 200 यूनिट्स हैं। और इन 200 यूनिट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। देखिए कितने यूनिट्स हैं? 200। ठीक है। और कितने परसेंट मुकम्मल हैं? 70% मुकम्मल है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जितने परसेंट मुकम्मल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? $6 पर यूनिट। ठीक है। तो 200 का 70% लेंगे, वो बनेगा 140। 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आंसर आ जाएगा 840। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो लिखा हुआ है, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके यूनिट्स कितनी हैं? 200। लेकिन उनकी कॉस्ट कितनी है? 840। और इस तरह ये हमारा, ये भी 800 पूरा हो गया। क्रेडिट साइड पे भी यूनिट्स कितने हैं? 800 हैं। और क्रेडिट साइड पे अमाउंट कितनी है? 4440। और इस तरह हमारा ये सवाल कम। यहां तक था कि अगर आपके सवाल के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पॉइंट आ जाए तो आपने उसको किस तरह हल करना है। ठीक हो गया। चले अब हम नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये तो टॉपिक वो था ना कि जिसमें तमाम के तमाम मटेरियल, लेबर और एफओएच की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम थी। नेक्स्ट टॉपिक में वो ये कहेगा कि अगर हर चीज की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो तो फिर सवाल कैसे हल होगा। मैं रिपीट करता हूं कि जब कभी भी सवाल के अंदर ये बताया गया हो कि हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम है, तो फिर कैसे सवाल होगा, वो मैंने अभी सवाल हल करके दिखाया। लेकिन अगर हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो डिफरेंट हो, किसी किसी की 80% है, किसी की 70% है, किसी की 60% है, तीनों की डिफरेंट है, तो डिफरेंट होगी तो किस तरह सवाल हल करेंगे, और अगर सेम होगी तो किस तरह सवाल हल करना था, वो भी मैंने अभी करवा के दिखाया। अब मैं डिफरेंट वाला सवाल आपसे डिस्कस करूंगा। तो आगे चलते हैं। ये वैसे इसका सॉल्यूशन है, ये आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मुराद ये है कि अब हमने एक ऐसी ईयू स्टेटमेंट बनानी है जिस स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? एक्सपेंडेड स्टेटमेंट ऑफ ईयूज।
तो अब स्टेटमेंट का नाम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन सबकी बराबर थी तो फिर सिर्फ नाम था स्टेटमेंट ऑफ ई यूज, लेकिन जिस वक्त हर किसी की जो है ना वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर उसका नाम अब क्या बन जाएगा, एक्सपेंडेड स्टेटमेंट ऑफ ई यूज। अब हम इसके जरिए सवाल हल करते हैं। देखिए एक सवाल हमारे सामने है, इसको रीड आउट करते हैं। वो कहता है कि जी, फॉर प्रोसेस वन इन एल जे के लिमिटेड द फॉलोइंग इज द रेलिवेंट फॉर द लेटेस्ट पीरियड। मटेरियल कितना है, 500 यूनिट्स है, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, फाइव एट एट पर यूनिट है। तो ये जो इस वक्त हमने काम स्टार्ट किया है, मटेरियल कितने का लग जाएगा, 500 ज़रब 8, 4,000 रुपये का तो मटेरियल लग जाएगा। और लेबर कितने की लगेगी, $2,112 की। और ओवरहेड्स कितने लगेंगे, इसी 2,112 का 150%। और अगर मैं ये कहूं आपको कि 2,112 का 150% लिए तो वो कितना होगा, जरा 150 तकसीम, तो तो ये बन जाएगा 3,168। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एफओच कॉस्ट कितनी है, 3,168। और एफ लेबर कॉस्ट कितनी है, 2,112। और मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 500 ज़रब 8, $4,000। ठीक है, तो ये है हमारी कॉस्ट की फिगर्स। अब देखिए जरा, 500 यूनिट से काम स्टार्ट किया था, और उसमें से 400 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल है। ये देखें जी, फुल्ली वर्क यूनिट, इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 400 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल है। मींस जितना मटेरियल लगना था सारा लग गया, जितनी लेबर लगनी थी सारी लग गई, जितने एफओएच लगने थे सारे लग गए। लेकिन वो कहता है कि 500 में से 400 यूनिट तो हर लिहाज से मुकम्मल हैं, तो बाकी एक 100 यूनिट जो हैं वो नामुकम्मल हैं, और उसी को ही हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। CWIP का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, अब देखें कितने यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। और वो कहता है ओनली 40% कंप्लीट विद रेस्पेक्ट टू द कन्वर्जन कॉस्ट। वो कहता है कि वो जो 100 यूनिट हैं उसमें जो कॉस्ट लगनी थी ना कन्वर्जन कॉस्ट की, वो सिर्फ 40% लगी है, 60% अभी भी नहीं लगी, वो बाद में लगेगी। और सुने, वो कहते हैं बट 100% कंप्लीट विद रेस्पेक्ट टू द मटेरियल। मटेरियल के लिहाज से जो पैसे लगने थे ना वो सारे लग चुके हैं। ठीक है, वो सारे लग चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, वो ये हुआ कि जब हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो यही थी कि डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन की, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% है तो हमने 100% लिखनी है, और कन्वर्जन कॉस्ट की जो है वो 40% है तो हमने 40% लिखनी है। अब हमने इस सवाल को जब हल करना है तो एक्सपेंडेड ईयू स्टेटमेंट से करना है। ठीक है, तो अब इसकी एक्सपेंडेड ईयू स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। देखें जी, अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है, फुली वर्क यूनिट कितने यूनिट्स हैं, 400। ठीक है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं, 100 यूनिट्स। ठीक है, टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे, 500। ये तो कॉलम मुकम्मल हो गया। अच्छा, फुली वर्क के लिहाज से 100% है। ठीक है ना, और वैसे भी जो फुली वर्कड होते हैं ना उसके ऊपर मटेरियल भी 100% लगता है और लेबर भी 100% लगती है। ठीक है, तो ये इस तरह लिख देते हैं। अच्छा, 400 को मल्टीप्लाई करते हैं 100% के साथ, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 400 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसी 400 को मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट के 100% के साथ, तो फिर भी आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने इस स्टेटमेंट को जो है ना वो समझना है कि यूनिट्स
एक ही दफा उसने लिख दिया है 400, ठीक है। मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% है, और लेबर की भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% है। तो जब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ तो ई यूज क्या आ जाएगा 400। फिर दोबारा 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ तो ई यूज भी आ जाएगा, सीसी का ई यूज भी आ जाएगा 400। इसी तरीके से जब हमने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की बात की, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 100% जो है ना मटेरियल लग गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100%, ठीक है। और 100 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। लेकिन सीसी के लिहाज से कितनी परसेंटेज है, 40% है, हमने यहाँ पे 40% लिख दी, ठीक है। तो 100 को 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा जी। अब देखिए यहां पर ई यूज का टोटल भी करना है, 400 प्लस 100 तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 500। ये है मटेरियल के लिहाज से ई यूज। अब ये है सीसी के लिहाज से ई यूज, तो ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस 40, तो ये क्या आ जाएगा, 440 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, जरा सिंप्लिसिटी के लिए इसको ये समझ लेते हैं कि मटेरियल के ऊपर जितने पैसे लगने थे ना वो सारे लग चुके हैं। तो जब सारे पैसे लग चुके हैं तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि ई यूज भी 500 ही है। लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से सिर्फ 440 यूनिट के ऊपर पूरे पैसे लगे हैं, अभी 60 यूनिट के ऊपर मजीद पैसे लगने हैं। और वो कौन से पैसे लगने हैं, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के पैसे लगने हैं, मटेरियल के पैसे सारे लग चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मजीद लिखते हैं कि अब हमने कॉस्ट का कॉलम फिल करना है। यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है, 4000। ये 4000 कैसे आया, 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 5, ये देखिए मेरा 800 यूनिट्स है ना जिनसे काम स्टार्ट किया था। और मटेरियल जो है वो एक यूनिट के ऊपर कितना लगा है, $5 एक यूनिट के ऊपर लगा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4000 मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। और लेबर कितनी लगी थी, 2112, यहाँ पे लिख देते हैं 2112 लिख देते हैं। और एफओएच कितने लगे थे, 3168 लगे थे, ठीक है। अब ये देखें 2112 जमा 3168, ये टोटल कितने बन जाएंगे, 2112 जमा 3168, ये 5280 बन जाएगा, 5280। और ये वैसे ही 4000 ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब आप जरा गौर से देखेंगे कि टोटल कॉस्ट है मटेरियल की 4000, और टोटल ई यूज कितने हैं 500, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 8। मैं यहां पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल लिख रहा हूं, पर यूनिट कॉस्ट किसके लिहाज से, मटेरियल के लिहाज से। टोटल कितने पैसे खर्च हुए मटेरियल के, 4000, और ई यूज कितने हैं 500। ये फार्मूला चूंकि पिछले सवाल में हमने कर लिया इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, डायरेक्ट हल करके दे रहा हूं कि 4000 डिवाइड बाई 500, तो एक यूनिट के ऊपर मटेरियल का कितने पैसे खर्च हो गए हैं, $8। अब हम बात करते हैं पर यूनिट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, सीसी, वो कितने पैसे खर्च हुए हैं 5280। हम क्या करेंगे, 5280 डिवाइडेड बाई उसके अपने ई यूज, और उसके अपने ई यूज कितने हैं 440, तो 440 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 440, आंसर आ जाएगा 12। तो सीसी की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 12 लिख देते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ ई यूज मुकम्मल, आप इसे देख लें और जो चीज समझना है मुझसे पूछ लें, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाना है हमने इस सवाल का, वो बना लेते हैं। चले, इनपुट क्या थी, जरा याद करें, 500 यूनिट थे,
और 500 यूनिट पे हमारा मटेरियल कितना लगा था? 4000 का। यहाँ पे लिखते हैं 4000। लेबर कितनी लगी थी? 2112। एफओएच कितने लगे थे? 3168। टोटल कितना हो गया? 9280। इधर टोटल भी यूनिट्स 500 हो जाएंगी। अब देखें, 500 में से 400 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल थे। ठीक है, तो हर लिहाज से मुकम्मल थे, 400 यूनिट थे। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, ये बात याद रखें। एक यूनिट की कॉस्ट मैं आपको बताता हूं। 8 रुपए मटेरियल के लगे हैं और 12 रुपए किसके लगे हैं? सीसी के लगे हैं। तो फिर एक यूनिट की पूरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। एक यूनिट के ऊपर हमारे 20 रुपए खर्च हुए हैं। तो 400 यूनिट हर लिहाज से मुकम्मल हैं, तो पूरे यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपए। तो 400 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8000। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 8000। और यहां पे कितने यूनिट्स लिखेंगे? 4। ठीक हो गया। और यहां पे कितने यूनिट्स लिखेंगे? 100। और 100 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, वो मैं आपको कैलकुलेट करना सीखा। देखिए, 100 यूनिट की कॉस्ट मटेरियल के लिहाज से अलग कैलकुलेट करनी है और सीसी के लिहाज से अलग करनी है। 100 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल है। 100 यूनिट मटेरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल है। ठीक है। और 100 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए। तो क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 100% और मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 800। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मटेरियल। अब मैं सीसी मेंशन कर, अगेन 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 40%। हमारा 40% जो है ना वो कॉस्ट लगी है, तो 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीसी की अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 12। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आंसर कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। और सीसी की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जमा कर देते हैं, 1280। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1280। 400 जमा 100, 500 यूनिट। और 8000 जमा 1280, ये कितना हो जाएगा टोटल? 9280। देखिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की दोनों साइडें बराबर हैं, दोनों टोटल बराबर हैं, लिहाजा आपका सवाल मुकम्मल भी हो गया और सही भी। यहाँ तक आप इसको देख लें। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको, वो आप देख लें। अगर इसमें से कोई इशू हुआ तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।